आज हम लोग का टॉपिक है मेजरमेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट में जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनका मेजरमेंट। इलेक्ट्रिक में हमने जो क्वांटिटी पढ़ी है उसमें है रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों को हम मेजर करना चाहते हैं और आज हम दो डिवाइसेस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस को किससे नापना और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नापना। रेजिस्टेंस को नापने के लिए जो डिवाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मीटर ब्रिज। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। तो पहले स्टडी करते हैं मीटर ब्रिज। So what is a meter bridge? Meter bridge is a device which is used to measure resistance between any two points. So this is introduction. Okay, it is a device to measure resistance between two points. The second thing, how we made it, based on which principle? So answer is, it is made on the principle of Wheatstone bridge. ओके, मेजरमेंट करने के लिए हमने दो तरीके पढ़े हैं बेसिकली। ये दोनों मेथड होते हैं कंपैरिजन मेथड। एक हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड मेजरमेंट से। हमने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया, इतनी लेंथ को हम 1 मीटर कहेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास लेंथ है मेजर करने की, हम ये देख लेंगे कि वो लेंथ में ये मीटर कितने टाइम्स आता है। तो हम क्या निकाल लेंगे, ये टोटल लेंथ का मेजरमेंट। That is comparing with a standard meter. दूसरा, ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिकली एक्टिव होती हैं, उस क्वांटिटीज में हम कंपेयर करते हैं पावर से। जैसे हमने वेट निकालना है, वेट किसी भी चीज को ऐसे दबा सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक बैलेंस लेते हैं, एक तराजू लेते हैं, एक तरफ हमने एक वो मेजरमेंट रखा जिसको हम ऑलरेडी पहचानते हैं, जिसको हम स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं। जैसे 1 kg, 1 kg का बार हमने एक तरफ रखा और दूसरी तरफ हमने एक अननोन वेट जिसको हमने मेजर करना है वो रखा। इसमें एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए, अगर इधर हमने अननोन वेट रखा और ये नीचे जा रहा है, व्हाट डज इट मीन? दिस इज मोर देन 1 kg। पर कितना ज्यादा है ये हमको पता नहीं चलता। ये 2 किलो भी हो सकता है और 4 किलो भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे अननोन वेट रखा और ये ऊपर जा रहा है, इट इज लेस देन 1 kg, पर कितना है हमको नहीं मालूम। तो जब हम इस तरह से दो क्वांटिटीज के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं और इसका फोर्स है 10 न्यूटन और इसको हमने सामने रखा, ये भी फोर्स लगा रहा है पर ये पीछे जा रहा है, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है? लेस देन 10, पर कितना वी डोंट नो। वैसे ही अभी इसका फोर्स मोर देन 10, पर एग्जैक्ट क्वांटिटी वी डोंट नो। लेकिन एक सिचुएशन हम ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जब हम इसका फोर्स एग्जैक्ट बता सकते हैं। इसका फोर्स हमने वेरी किया, वेरी करते करते हमने देखा कि जब इसका फोर्स 6 न्यूटन है, उस समय ना ये ऑब्जेक्ट आगे ढकेल सकता है इसको और ना ये ऑब्जेक्ट पीछे जाता है, दोनों यहाँ पर ऐसे खड़े हो गए। और ये कितना है? 6 न्यूटन। तो अब बताइए इसका वेट कितना है, इसका फोर्स कितना है? 6 न्यूटन, क्योंकि ना तो ये इधर पीछे जा रहा है और ना ये आगे जा रहा है। इस सिचुएशन में हम एक जो पोजीशन लेके आते हैं, दैट इज बैलेंस पोजीशन। उस बैलेंस पोजीशन में रिजल्टेंट कितना बनता है? 0।
तो ये जो जीरो रिजल्टेंट वाला मेजरमेंट है, ये मेथड, बैलेंसिंग मेथड, हम लोग हर जगह पर यूज करते हैं मोस्टली, एंड दिस इज मोस्ट एक्यूरेट देन दी एनी अदर मेजरमेंट। यही हम बैलेंस में यूज करते हैं। इधर हम 5 kg का बाट रखते हैं और इधर ना इसको नीचे जाने देते हैं ना ऊपर जाने देते हैं। हमको जितना चाहिए उतना इधर रखेंगे। अगर हमको 4 kg मटेरियल चाहिए तो इधर बाट 4 का ही रखेंगे, लेकिन उसको बैलेंस कर देंगे। 5 रख के इसको थोड़ा सा कम ले लो, ऐसा नहीं बोलते। इसको 4 रखना है और इसको बैलेंस करना है। उस समय रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा? ना इस तरफ ना इस तरफ, 0। इसी तरह से जब हम करंट को 0 करते हैं तो हम एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में करंट 0 हो गई है, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही होना चाहिए। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस हमने पढ़े हैं, इस तरह से होंगे। दिस इज R1, R2, R3, R4. These are 4 points A, B, C, D। इसमें हमने A और C इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, और B और D इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया। इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगी, तब फ्लो होगी जब either B is at a higher potential than D और B is at a lower potential than D। अगर दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया तो इसमें करंट 0 होगी। इसी को सेंटेंस को उल्टा कर लीजिए। अगर करंट 0 है तो B और D का पोटेंशियल कैसा है? सेम पोटेंशियल है। अब यहां से देखिए A और C के बीच अगर पोटेंशियल V है तो यहां पर उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, पोटेंशियल के 2 पार्ट। यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना होगा? I इंटू R1, और यहां से यहां का पोटेंशियल I इंटू R2। इधर तो कोई करंट नहीं है, तो इन दोनों पोटेंशियल का रेशियो कितना होगा? R1 अपॉन R2। इसी तरह से यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों का रेशियो कितना होगा? अगेन I2 इंटू R3, I2 इंटू R4, और दोनों का रेशियो देंगे तो वो रेशियो कितना हो जाएगा? R3 अपॉन R4। अब इन दोनों का पोटेंशियल एक समान है। अगर इन दोनों का पोटेंशियल एक समान है, दैट मीन्स R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, तभी ये दोनों का पोटेंशियल एक समान होगा। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन I through galvanometer is 0। ये हम लोग पहले व्हीटस्टोन ब्रिज में भी पढ़ चुके हैं। When current through galvanometer is 0, then R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। और ऐसे में इन दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। अब इसमें there are 4 quantities। अगर इन 4 quantities में हमको 3 quantities मालूम हो तो हम 4th क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अगर इसमें R1 अननोन क्वांटिटी है तो हमें R3 अपॉन R4 और R2 ये दोनों ये मिल जाएंगे, तो हम R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी बेसिस पर हमने मीटर ब्रिज बनाया है। ओके, मीटर ब्रिज किस तरह से बनता है? सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। सो व्हेनेवर वी राइट प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। This is a Wheatstone bridge. When the Wheatstone bridge is balanced, when it is balanced, Ig is equal to 0, then R1 upon R3 is equal to R3 upon R4. क्यों? VB is equal to VD. Okay. If R3 upon R4 and R2 is known, we can calculate R1। इस तरह से हम R1 कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ द मीटर ब्रिज। देन कंस्ट्रक्शन।
How it is constructed? Construction is very simple. There is a board. There is a middle board on which all parts will be there. Then we keep a magnet or resistance wire over here. That resistance wire is placed here. And we put a measuring scale here. This measuring scale is exactly 1 meter. And there is marking of millimeters. तो ये एक मेजरिंग स्केल है, ये इसके नीचे लगा रहता है, इससे हम यहाँ से कुछ भी लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं. ओके. Now there are some conductors fitted over here. This is a brass strip connector, and it goes without saying that a connector has zero resistance, almost zero. So there is a screw for connection, there is a screw for connection, and this is a conductor. There is another conductor over here, and another conductor at this side. There are two gaps here if we go by this path. This is gap 1, this is gap 2. This wire is a resistance wire made of magnet. Now these 2 points, if we compare it with Wheatstone bridge, these 2 points are equivalent to A and C. A and C. And this point is here B, and from B we make a connection of a galvanometer, and other end of the galvanometer is with a slider. Slider is a connection, we also call it jockey. There is a wire here, and this jockey can be connected anywhere. It can slide over the wire and can make connection at any point. Okay, wherever we make connection, we can find out the measurement with the help of this scale. यहाँ से इसको नाप सकते हैं. Now here are 2 gaps. इन gaps का क्या use है? देखिए. In this gap, we fix up the unknown resistance given to us. हमको जो unknown resistance निकालना है, वो हमको एक वायर के फॉर्म में दिया रहेगा, एक छोटी सी वायर, और हमसे कहा जाएगा कि इसके दोनों एंड्स के बीच कितना रेजिस्टेंस है, इसको मेजर करिए. वो जो उसके दोनों एंड्स हैं, एक एंड को यहाँ स्क्रू करेंगे, एक को यहाँ स्क्रू करेंगे. इस तरह से ये unknown resistance हमने यहाँ लगा दी. So this is unknown resistance. और ये हमने मान लिया R1, ये R1 unknown resistance. Now between these two, we fit a device This device is a resistance box. Resistance box.
this work as R2. We will come to this resistance box after a minute. Then this is point A and this point act as point D. And this is point C. Between A and C, we have to fit the battery. So here A and here C, A and C. We fit a battery with a rheostat so that we can adjust the voltage. Here is the switch and this connection is complete between A and C. A and C, a battery is fitted. Between B and D, galvanometer is fitted. And now you can say this is R1, this is R2. The resistance from A to D, resistance of this wire is R3 and resistance of from this point to this point. This resistance is R4. So R1, R2, R3, R4, just like Wheatstone bridge. So this is meter bridge in the shape of a Wheatstone bridge. Now, something about resistance box. What is a resistance box? जब आप प्रैक्टिकल इसको करते हैं तो सबसे ज्यादा वाइवा के क्वेश्चन रेजिस्टेंस बॉक्स पर पूछे जाते हैं. Resistance box is made of a wooden box. Okay. एक वुडन बॉक्स है. वुडन बॉक्स का जो टॉप है, इस टॉप को मैं अलग से यहां बनाता हूं. इस टॉप पर ब्रास के कनेक्टर लगे होंगे लाइक दिस. There are many screws for connecting and these are brass links. On the links, between the two links, there is a arrangement, we can call it key. A key is inserted here. This is a brass key. This is a brass key with ebonite handle. Similarly, we have keys here. Okay. Now, when we insert the key, इसमें जब हमने की को डाला तो यहाँ हमने कनेक्शन किया और यहाँ कनेक्शन किया. ये दोनों टर्मिनल हैं. यहाँ से करंट आएगी like this. और ये करंट यहां से, ये भी ब्रास का बना हुआ है. दिस इज कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर एंड दिस विल गो थ्रू दिस. देयर इज नो रेजिस्टेंस. ओके. अब हमने क्या किया, ये वाले नॉब को, ये वाली की को यहां से उठा लिया. जब हम इस की को यहां से उठा लेंगे तो ये गैप खाली हो जाएगा. अगर ये गैप खाली हो जाएगा तो करंट कैसे जाएगी? तो आंसर है इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है. करंट कैन नॉट गो. सो व्हाट वी डू, इनसाइड द बॉक्स वी हैव फिटेड वन वायर जो कि यहां से अंदर में कनेक्ट है. ये और ये यहां पर इस तरह से लिपटी हुई है. तो ये करंट यहां से एंटर करेगी, इस तार में से जाएगी और तार से घूम के यहां आएगी और यहां वापस आ जाएगी. पहले इसका रेजिस्टेंस कितना था? आंसर है 0.
जब हमने इसको निकाल दिया तो उस समय इस करंट को इस वायर में से होके जाना पड़ रहा है, और ये वायर हमने मेजरमेंट करके मैग्नीन की एक रेजिस्टेंस की ये वायर बनाई है, इंसुलेशन देके, और इसका कुछ फिक्स रेजिस्टेंस है। सपोज इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो हमने क्या किया कि ये बॉक्स पर यहां पर नोट कर दिया 1 ओम। इसी तरह से ये वाले दो टर्मिनल के बीच में यहां पर फिर से हमने एक वायर लगाई, ये वाली वायर, और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहां पर लिख दिया 2 ओम। अब ये 1 ओम 2 ओम का क्या मतलब है, जैसे ही हम यहां से प्लग को रिमूव करेंगे द करंट विल हैव टू पास थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, और इस सर्किट के रास्ते में कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, दैट इज 1 ओम। अगर हमने इसको भी निकाल लिया तो और हमने कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, 2 ओम, और अगर हम यहां पर इसको लगा देते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0। So, how do we insert resistance in a resistance box? तो आंसर है रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको प्लग को रिमूव करना है, नॉब को निकालना है, लगाना नहीं। लगाने से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, और निकालेंगे तो जो उस पे लिखा हुआ है वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, क्योंकि करंट उसके अंदर से जाएगा। तो यू विल रिमेंबर दिस। इस तरह से हम इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट रेंजेस ऑफ रेजिस्टेंसेस इन रेजिस्टेंस बॉक्सेस। एक सिंपल एग्जांपल है 1 ओम 2 ओम, यहां पर भी लिखा होगा 2, देन हियर इट इज 5 ओम, देन हियर इट इज 10 ओम एंड 20 ओम। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यू कैन क्रिएट एनी रेजिस्टेंस विद दिस। ओके, इसके साथ 16 रेजिस्टेंस क्रिएट करिए। कौन कौन सा नॉब निकालेंगे, 16, एक 10, एक 5 और एक 1। इस तरह से आप 16 क्रिएट कर सकते हैं। ओके, 27 कैसे करेंगे, 25 2। ओके, 38 करिए, 20 10 5 2 एंड 1। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन करके कोई भी रेजिस्टेंस इस पे क्रिएट कर सकते हैं। एनीवे, आपको जो स्कूल में रेजिस्टेंस दिए जाएंगे मोस्टली देयर वैल्यू इज अराउंड 5 ओम्स, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 1 ओम, इस तरह के रेजिस्टेंस मिलते हैं। तो आप जो रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करेंगे, मेक ए चॉइस व्हिच हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। उसमें आपको क्या मिलेगा, 0.5 0.5 1 ओम 2 ओम एंड 5 ओम, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना छोटा रेजिस्टेंस लेंगे उतना ज्यादा वो सेंसिटिव होगा और उतना ज्यादा एग्जैक्ट काम करेगा। तो हमने जिस तार का रेजिस्टेंस नापना है वो तार तो 2 ओम की है, लेकिन हम रेजिस्टेंस बॉक्स 1000 ओम का यूज करते हैं, दैट विल नॉट गिव ए एक्यूरेट रीडिंग। सर समझ में आ रहा है? ओके, so this is about resistance box। ये हम यहां पर फिट करते हैं, तो ये हमको क्या देता है, this gives known resistance और R1 unknown resistance वहां फिट करना है। ओके, ये वाली जो तार है, दिस इज नॉट ए कंडक्टर, दिस इज ए रेजिस्टेंस वायर। जितना भी पोर्शन इसका लेंगे इसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा। ओके, सो दिस इज कंस्ट्रक्शन। देन वी कम टू वर्किंग। वर्किंग देखिए, वी सेट द सर्किट according to the given diagram, fit a known resistance in one gap, fit known resistance by resistance box in the second gap. Now put a voltage to a low volt, बहुत ज्यादा इसकी वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, and then by trial and error method find out a point on this wire
ऐसा पॉइंट हमको लेना है जिससे गैल्वेनोमीटर में करंट 0 दिखाए। यहां पर करंट हमें 0 चाहिए। So we will find out the point D. We will find out the location D such that current in the galvanometer is 0. Now when we find this null point, this is known as null point. Okay, so from this to this we can find out the length, we can measure the length by this scale. This scale has length of 1 meter. Because of this length 1 meter, it is known as meter bridge. मीटर ब्रिज में दो शब्द आते हैं, मीटर और ब्रिज। मीटर शब्द कहां से आया? बिकॉज ऑफ दिस स्केल। ब्रिज शब्द कहां से आया? ब्रिज आता है गैल्वेनोमीटर से। ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर यहां रखते हैं एंड इट अपीयर्स लाइक ए ब्रिज एंड दिस गैल्वेनोमीटर इज डूइंग द ब्रिज बिटवीन दिस करंट एंड दिस। ये दो बैंक हैं, ये इधर से करंट जाती है, इधर से करंट जाती है और ये बीच में किसका काम करता है? ब्रिज। सो गैल्वेनोमीटर एक्ट एज ए ब्रिज, दोनों मिला के क्या बना? मीटर ब्रिज। ओके, सो वी गेट द नल पॉइंट एट पॉइंट 2 एंड मेजर द लेंथ L। अगर यहां से यहां तक की लेंथ L है तो यहां से यहां की लेंथ कितनी होगी? 100 माइनस L। यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस R3 किसके बराबर होगा? रो इंटू L अपॉन एरिया। ये आप सबको मालूम है, रेजिस्टेंस रो L अपॉन A। तो R4 किसके बराबर होगा? रो 100 माइनस L अपॉन A एंड R3 अपॉन R4। This row is cancelled, A is cancelled, L upon 100 minus L। हमको R3 की जरूरत है या R3 अपॉन R4 की जरूरत है, तो ये हमारा है R3 अपॉन R4। चूंकि हमको R3 अपॉन R4 चाहिए तो हमको एक ये कन्वीनियंट होता है कि ना तो हमको रो निकालने की जरूरत है और ना A निकालने की जरूरत है, वो हम कैंसिल करा देते हैं R3 अपॉन R4 से। और सिर्फ किसको नापने की जरूरत है? लेंथ को, और लेंथ हम यहाँ मीटर स्केल से बड़े आराम से नाप सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट कि हमको रो और A नहीं नापने पड़ते। ओके, सो इन दिस वे R3 upon R4 is equal to L upon 100 minus L. Now we make the readings 1, 2, 3. What we measure? यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे R2, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमको लेंथ कहाँ मिली? नल पॉइंट की L। ये दो चीजें हमने मेजर करनी है, दैट्स ऑल, रेजिस्टेंस और लेंथ। उसके बाद कैलकुलेशन किसकी कर लेंगे? 100 माइनस L। दिस इज ए कैलकुलेशन पॉइंट। अगेन R1 कैसे निकलेगा? R1 is equal to R2 multiplied by L upon 100 minus L. So this gives us R2 into L upon 100 minus L. ये कैलकुलेशन करेंगे, so this gives us 1, 2, 3 readings. How do we differentiate between the readings? अलग अलग रीडिंग कैसे लेंगे? तो हम ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पर 1 ओम निकालेंगे, फिर 1.5 ओम निकालेंगे, फिर 2 ओम निकालेंगे। तीनों बार इसकी लेंथ बदलते जाएगी। इस तरह से 3 बार रीडिंग लेंगे, तीनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और तीनों का मीन निकाल लेंगे। ओके, इसमें प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? प्रिकॉशन इसमें हम ये ले सकते हैं, देयर मे बी सम एरर ड्यू टू एंड्स। एंड्स की एरर, जहां पर स्केल का 0 है वहीं से ये वायर स्टार्ट हो, ये जरूरी नहीं। ये स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू इससे थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो सकता है, तो 0 एरर इसमें हो सकती है। इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। उस 0 एरर को नलीफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम ये तरीका करते हैं कि एक बार हम अपने 3 रीडिंग ऐसे लेते हैं, अगली 3 रीडिंग में रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर कर देंगे और R1 को इधर कर देंगे।
और अपनी कैलकुलेशन रिवर्स कर देंगे। फिर हमारा फॉर्मूला 100 माइनस एल अपॉन एल बन जाएगा। ठीक है, उससे एक बार अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी तो दूसरी बार उतनी ही कम आएगी, और जब हम एवरेज लेंगे तो उसकी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी रेक्टिफाई दिस। रियोस्टेट वी यूज टू कंट्रोल द करंट, अदरवाइज बैटरी बहुत ड्रेन हो जाएगी, ये वाली तार बहुत गर्म हो जाएगी। दैट इज व्हाई वी यूज रियोस्टेट। ओके, इधर ध्यान दीजिए। इसके वाइवा के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया रेसिस्टेंस बॉक्स के बारे में। दूसरा, इसमें वाइवा के मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे रेसिस्टेंस के नॉलेज पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वो आपको याद करके जाना है, दोनों का क्या रिलेशन होता है। अगर इस तार का हमको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस निकालने को बोला गया तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। ये वाली जो तार है इसकी हमको लेंथ नापनी पड़ेगी मीटर स्केल से, और एक स्क्रू गेज यूज करके इसका रेडियस निकालना होगा। उस रेडियस से हम क्या निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। सो देन दिस विल बी रेजिस्टेंस इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। इस तरह से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल का जिस मटेरियल से ये वायर बनी हुई है। ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स अबाउट मीटर ब्रिज। तो याद रखिए मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इसी पर ही हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हर न्यूमेरिकल में आपने सेटिंग क्या करनी है? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस 10। इस सेटिंग के साथ मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ओके, सो दिस इज टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस to measure potential difference. Okay, ये इसका इंट्रोडक्शन है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी के कौन से प्रिंसिपल पर ये पोटेंशियोमीटर बना है? अगर आप ये प्रिंसिपल समझ जाते हैं देन पोटेंशियोमीटर इज वेरी इजी फॉर यू। और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। जब हम एक रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें से करंट फ्लो होती है। उस रेजिस्टेंस वायर के अलग अलग पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट आप पकड़िए, उसके बीच में आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये एक रेजिस्टेंस वायर है, इन दोनों पॉइंट के बीच हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। मान लीजिए ये बैटरी 10 वोल्ट है, यहां से यहां तक इन दोनों पॉइंट के बीच अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे तो कितना मिलेगा? 10 वोल्ट। अगर आप सेंटर वाला पॉइंट लें और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नापें तो कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। यहां से ये वाला पॉइंट है 10 वोल्ट पर, ऐसे न्यूमेरिकल आप किरचॉफ लॉ में कर चुके हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, माइनस से जुड़ा हुआ। तो यहाँ का पोटेंशियल 10 है, यहाँ का 0 है, तो यहाँ का कितना है बीच का? 5।
एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट, कहीं पर 3 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट, यहाँ 9 वोल्ट और यहाँ 10 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो होती है, आई पूरे में एक करंट फ्लो होती है, यहां से यहां तक इसका रेजिस्टेंस R है, तो यहां से यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? I इंटू R। उसके बाद अगर यहां से यहां 1R और हो गया 2R, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? I इंटू 2R, और पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इस तरह से जैसे जैसे इस तार में करंट आगे बढ़ती है, वैसे वैसे पोटेंशियल कम होते चला जाता है। ये जो फिनोमेना है, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक पोटेंशियल ग्रेडियंट उसमें क्रिएट होते चला जाता है, पोटेंशियल कम होते जाता है। तो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 8, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। This is known as potential gradient. तो पहला प्रिंसिपल जो पोटेंशियोमीटर में काम करता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैसे नापते हैं? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो क्वांटिटी है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और यहां से यहां तक टोटल लेंथ है L। तो V अपॉन L हमको क्या देता है? फिर से सुनिए, यहां से यहां तक की लेंथ है L मिलीमीटर। L millimeter has potential difference. How much? V. Therefore, 1 millimeter has potential difference. How much? V upon L. तो V upon L हमको क्या देता है? Potential difference across 1 millimeter. तो यहां से यहां तक 1 मिलीमीटर वाले हमने 2 पॉइंट लिए, ये मिलीमीटर के निशान है। यहाँ हमने एक स्केल लगा दी, मीटर स्केल, और उसमें मिलीमीटर के निशान है। ये जो मिलीमीटर के निशान हैं, ये 2 पॉइंट यहां से लीजिए, और इन दोनों के बीच की वोल्टेज, ये वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? V अपॉन L। This is what potential difference between 1 millimeter, 2 point at a 1 millimeter. This is known as potential gradient. So potential across a unit length. Potential across 1 millimeter if 1 millimeter is measurable in our scale. So this is potential gradient. अब ये potential gradient हमको कैसे फायदा देता है मेजरमेंट करने में? मान लीजिए यहां से यहां तक हमने ये बैटरी लगाई, रियोस्टेट से इसका वोल्टेज कम कर दिया, और इसका वोल्टेज हमने कर दिया 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। ये वाली जो वायर है, रेजिस्टेंस वायर, इसको हमने बहुत लंबा कर दिया, इस तरह से 10 मीटर लंबा कर दिया, और मीटर स्केल लगा दिया जिसपे 1-1 मिलीमीटर के निशान है। तो ये वायर कितनी लंबी हो गई? आंसर है 10,000 मिलीमीटर। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हुआ? रो इज इक्वल टू V अपॉन L। V इज 1 वोल्ट एंड L इज 10,000 millimeter. So this is 0.0001 volt per millimeter. हर 1 मिलीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 0.0001। इतना छोटा सा पोटेंशियल ड्रॉप होता है हर 1 मिलीमीटर के बाद। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हमको कहा जाएगा कि 2 ऐसे पॉइंट दिखाइए जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0.0213 वोल्ट हो, इतना छोटा पोटेंशियल डिफरेंस, इसका प्रेसिजन देखिए, डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4 प्लेसेस तक। अगर हमको ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फिर से देखिए, 1 मिलीमीटर यहां से 1 मिलीमीटर दूर जाने से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है?
0.0001। 2 मिलीमीटर जाएंगे तो कितना ड्रॉप होगा? 2। 3 मिलीमीटर जाएंगे तो 3। L मिलीमीटर जाएंगे तो L। This is what? This is rho. We call it rho. 1 मिलीमीटर जाने से पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है? रो। 2 मिलीमीटर जाने से 2 रो, 3 जाने से 3 रो, और L मिलीमीटर जाने से L into रो। L into रो, this is potential difference between 2 points. L into रो। ये L कौन सा है जो हमने मेजर किया? ये 2 पॉइंट के बीच, कोई भी ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? यहां से यहां का डिस्टेंस हम लेंगे, दैट इज L, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद rho, which is potential gradient. So that gives the potential difference between those 2 points. Now if I tell you that I want a potential which is 1.5216 volt, तो मुझे ऐसे 2 पॉइंट दीजिए जिसके बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो आप कैसे देंगे? टोटल तार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। उसमें से कितने मीटर लेंगे? 1.5216। इतने मीटर लीजिए। क्यों? क्योंकि हर 1 मिलीमीटर पर वोल्टेज कितनी बदलती है? 1। 1 मिलीमीटर पे कितनी ड्रॉप होती है? 0.0001। और इतने मिलीमीटर पे कितनी ड्रॉप हो जाएगी? इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी ड्रॉप हो जाएगी? तो ये वाला पॉइंट और यहां से कितनी दूर वाला पॉइंट? 1.5216 मीटर। कितनी दूर वाला पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना मिलेगा? 1.5216। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए डेसिमल के बाद कितना प्रिसीजन है? 4 नंबर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। दिस इज ए वेरी वेरी प्रिसाइज नंबर। तो ये हमको इतनी कम वोल्टेज नाप के देता है जो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं नाप सकता। So this is one phenomena about potentiometer, that this gives you very precise potential difference. Okay, तो potential gradient का phenomena समझ में आता है आपको? What is potential gradient? The potential difference between unit length, and it goes on dropping. 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा? आंसर है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। दिस, ये फिनोमिना इसका इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। V1 is equal to L1 multiplied by rho. What is L1? The distance between 2 points. Rho is what? Potential gradient. ठीक है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे भी हमने निकाला, इसका इनिशियल फॉर्मूला क्या था? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। उससे एक बार हमने रो निकाल, उसके बाद जितनी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे वो वाले दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज आता जाएगा। सो दिस इज, वी कैन मेजर वेरी वेरी एग्जैक्ट वोल्टेज। और अब हमारे पास एक बड़ी अच्छी चीज अवेलेबल हो गई है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मुझे 1.512 वोल्ट चाहिए तो आप 2 पॉइंट बता सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको 2.314 वोल्ट चाहिए तो भी आप 2 पॉइंट बता सकते हैं। यानी कोई भी वोल्टेज हमको चाहिए, हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा। और वो वोल्टेज कैसी देगा? एकदम एग्जैक्ट वोल्टेज देगा, एकदम प्रिसाइज वोल्टेज देगा। ओके, अब इसमें मेजरमेंट की बात कहां आती है? तो आप सुनिए मेजरमेंट का तरीका। मेजरमेंट का तरीका पहले आप लोग एक बार स्टडी कर चुके हैं, बैलेंस करने का। अब उस बैलेंस करने के तरीके को पोटेंशियोमीटर में कैसे लगाएंगे उसे जरा देखिए। अगर हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में हमने 2 सेल लगाए, ये प्लस माइनस, इसमें हमने कहीं पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया,
इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है। ओके, E1 की डायरेक्शन देखिए और बताइए कि E1 के कारण करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Because of E1, the current will go from plus to minus outside the cell. Outside the cell ऐसे जाएगा, so this is anti-clockwise. Because of E2, current की direction, this will be clockwise. जब clockwise करंट जाएगी ऐसी, तो गैल्वेनोमीटर में से ऐसे करंट जाएगी, और इसके कारण जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो ऐसे जाएगी। अब इस सर्किट में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी? तो आंसर है, ये इस पे डिपेंड करता है कि E1 की पावर ज्यादा है कि E2 की पावर ज्यादा है। जिसकी पावर ज्यादा होगी उस तरफ करंट फ्लो होगी, जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा। ओके, लेकिन ज्यादा होने से हमको ये तो पता चलेगा कि ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा है ये हमको पता नहीं चलेगा। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर जो हमको करंट दिखा रहा है, अगर उसमें करंट 0 हो जाती है तो आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। व्हाट इज दैट कंक्लूजन? E1 is equal to E2। अगर गैल्वेनोमीटर की करंट 0 हो जाएगी तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि E1 और E2 बराबर है। ये बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास E2 अननोन है, उसकी वोल्टेज हमको नहीं मालूम। ये वाला जो अरेंजमेंट है, अगर हम E1 के E2 को बराबर कर दें तो करंट 0 हो जाएगी। तो जो E2 है वो किसके बराबर है? E1, पर E1 हमको नहीं मालूम है। हमने क्या किया कि ये वाला मिटाया और ये दोनों पॉइंट ये यहां टच करा दिया और इसको हम हाथ में लेके घूम रहे हैं। इसको हमने एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में पकड़ा और यहां 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 ऐसा टच करते हैं। एक यहां ऐसा पॉइंट हमको मिला जब हमने देखा गैल्वेनोमीटर की करंट 0 हो गई। इधर करते हैं तो गैल्वेनोमीटर एक तरफ करंट शो करता है, यहां रखते हैं तो दूसरी तरफ शो करता है। इसका क्या मतलब है? इसको जब हम यहाँ 2 पॉइंट पर टच करते हैं तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? ये रो इनटू L1। जैसे जैसे हम इसका L बढ़ाते जाते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ क्रिएट किया। बढ़ते 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 जैसे ही ये E2 के बराबर पहुंचेगा इसकी करंट क्या हो जाएगी? 0 हो गई। अगर इसकी करंट 0 हो गई गैल्वेनोमीटर की और हमने इस लेंथ को नाप लिया L1, अगर ये करंट L1, इसकी लेंथ L1 को नाप लिया तो हमने क्या पता लगा लिया? V1। और यही V1 किसके बराबर है? E2 के बराबर। तो हमको उस सेल का ईएमएफ पता लगा। इस तरह से हम कोई भी 2 पॉइंट, ये वाले जो 2 पॉइंट हैं, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं और बहुत फाइनली निकाल सकते हैं। फाइन मीन्स बहुत ही एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि I में हमेशा डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन मीन्स नॉट वेक्टर डायरेक्शन। It does not go for vector addition, therefore we don't call it a vector quantity. पर I coming towards the junction and I going out from the junction, they are to be subtracted. किसी भी जंक्शन में चार्जेस एंटर कर रहे हैं और यहां से चार्जेस निकल रहे हैं, they will carry different sign. This will be plus sign and this will be minus sign. Okay, so the addition will be 0. That is Kirchhoff's first law. ठीक है? तो उसमें हमने प्लस और माइनस, the current carries the sign though it is not a vector quantity. Okay, तो यहां पर ये वाला फिनोमेना कुछ समझ में आता है? ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस
हमने यहाँ लगाया, ये पोटेंशियल डिफरेंस एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। अगर दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गए तो इसमें फ्लो होने वाली करंट जीरो हो जाएगी। तो अगर हम एक को मेजरमेंट कर लेंगे तो दूसरे का मेजरमेंट मिल जाएगा। इसका मेजरमेंट करना हमको आता है, ये मेजरमेंट किसके बराबर होता है, रो इंटू एल्फा। इससे हमको इसका पोटेंशियल पता लग जाएगा। इस तरह से दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। कंपैरिजन करना है हमको और नल पॉइंट निकालना है। दिस इज द नल पॉइंट जहां लगाने से इस सर्किट की करंट जीरो हो जाती है। ओके, और ये इतना फाइन वोल्टेज देता है। एनीवे, ये इसके एडवांटेज नोट करेंगे, उसमें आएगा ये। तो इसका सर्किट देखिए, में आपने दो चीजें देखी, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है ये समझ में आया, और दूसरा बैलेंसिंग एक्ट क्या होता है। बैलेंस कब होगा, जीरो करंट कब होगी, जब दोनों तरफ की वोल्टेज इक्वल हो जाएगी। तो करंट ना क्लॉकवाइज जाएगी और ना एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। अगर हम एक तरफ की वोल्टेज कैलकुलेट कर ले, दैट विल बी द वोल्टेज ऑफ द सेकंड इंस्ट्रूमेंट, तभी उन दोनों को मिलाकर करंट जीरो होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? जैसे हम एक तराजू में जब बैलेंस कर लेते हैं तो बैलेंस करने के बाद कितना सामान हमने रखा है उसके लिए हम सामान को नहीं देखते, किसको देखते, बाट को देखते कि इधर कितने किलो आया, वो इसका मेजरमेंट बताता है। जबकि हमको सामान घर ले जाना है, पर हम देखते क्या है, बाट को देखते। उसी तरह से अगर हमने एक अननोन बैटरी की वोल्टेज निकालनी है तो हम मेजरमेंट किसका करते हैं, यहाँ के पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इसने उसको बैलेंस किया है, इसने उसकी करंट को जीरो किया है, तो इसकी वोल्टेज को नाप लेंगे, दैट गिव द वोल्टेज ऑफ दैट अननोन सर्किट। ओके, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, देयर इज ए बोर्ड, अगेन उस बोर्ड पर ये जो रेजिस्टेंस वायर लगा रहता है, इस रेजिस्टेंस वायर को ज्यादा लेंथ देने के लिए यहां पर ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस वायर लगा दिए जाते हैं। इस तरह से मल्टीपल वायर लगा के इसकी लेंथ को इंक्रीज कर लेते हैं। So this is a 5 meter potential wire. We can have 10 meter potentiometer wire. We can have 1 meter, 2 meter. Normally जो हमारे स्कूल्स में है, those are 5 meters. 5 तार वाला आपके स्कूल में मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपने जो बैलेंस वाला सर्किट देखा था, उसमें इस बैटरी का प्लस और इस बैटरी का प्लस दोनों एक तरफ रहते हैं, और यहाँ गैल्वेनोमीटर ऐसा। तो ये इस बैटरी का प्लस है, यहाँ से हम एक नॉन बैटरी, अननोन बैटरी, इसका प्लस इधर लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा बैटरी पर हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो एक और बैटरी को हम यहाँ लगा सकते हैं।
तीसरी होगी तो यहां भी लगा सकते हैं लाइक दैट। इन दोनों के टर्मिनल में हमने गैल्वेनोमीटर लगाना है। सो वी पुट ए डिवाइस हियर। इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और ये एक चेंज ओवर डिवाइस है। अगर इसे जोड़ देंगे तो बैटरी E1 कनेक्ट पे आ जाएगी और अगर इसको हटाकर इधर का कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी E2 कनेक्ट में आ जाएगी। इस तरह से हमको बीच में कनेक्शन को खोलना या निकालना नहीं पड़ता है। शुरू में एक बार ऐसे कनेक्शन कर देते हैं, सिर्फ यहाँ का स्विच निकाल के यहाँ करेंगे तो E2 कनेक्शन में आ जाएगी, ये स्विच निकाल के यहाँ करेंगे तो E1 आ जाएगी। ये इसके कनेक्शन हैं जो लैब में आपको करने हैं। ओके, इसके बाद इसका वर्किंग देखिए। हमारा जो टारगेट है, जो दो एक्सपेरिमेंट आपको मिलते हैं उसमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड E1 अपॉन E2 ऑफ द टू सेल्स गिवन। दो सेल आपको दिए जाएंगे, वन इज लेक्लांचे सेल एंड वन इज डेनियल सेल। ये दो सेल आपको लैब में जो भी होंगे आपके हेल्प करने वाले वो दिखा देंगे। एक कॉपर का है, एक ग्लास का है, लेक्लांचे सेल एंड डेनियल सेल। ओके, दोनों का EMF अलग अलग होता है और E1 अपॉन E2 की वैल्यू आपको निकालनी है। दोनों सेल यहाँ पर लगाए जाएंगे, यहाँ नहीं लगाए जाएंगे। ये वाला जो सेल है इसका पोटेंशियल इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। बैटरी का पोटेंशियल इससे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लगाने के लिए आपको एक एलिमिनेटर दिया जाएगा। आजकल स्कूल्स में एलिमिनेटर देते हैं, इसके लिए बैटरी नहीं देते। पहले बैटरी दिया करते थे, नाउअडेज दे गिव एलिमिनेटर। जैसे हमारे चार्जर होते हैं वैसे वो आपने यहाँ पर लगाना है। दैट विल गिव ए हायर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल इन दोनों से हाई होना चाहिए, तब आपको नल पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, तो हमारा पहला स्टेप है लेट अस कनेक्ट दीस टू। इसको कनेक्ट करने से E1 सर्किट में आएगा। Then we will search for null point. Null point हम क्या देखते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखिए। इसे कनेक्ट करने के बाद पहले आपने चेक करना है और यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। क्या चेक करेंगे आप? इसे लगाने के बाद इसको इस टर्मिनल के पास रखिए, एक तरफ रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद इस टर्मिनल के पास रखिए, दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन होगा। एक तरफ रिफ्लेक्शन इधर होना चाहिए, दूसरी तरफ उधर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, दोनों में एक ही तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, देन योर कनेक्शंस आर रॉन्ग। आगे प्रैक्टिकल मत करिए, पहले सारे कनेक्शन चेक करिए। कौन सा सेल काम नहीं कर रहा है उसको देखिए, या तो ये सेल काम नहीं कर रहा या ये काम नहीं कर रहा या बीच में कहीं पर डिस्कनेक्ट है। तो पूरा सर्किट होने के बाद सर्किट के चेक करने का तरीका क्या है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है। तो चेक करने का तरीका क्या है? एट द लेफ्ट द रिफ्लेक्शन शुड बी ऑन वन साइड, ऑन द राइट साइड द रिफ्लेक्शन शुड बी ऑन द अपोजिट साइड, देन आवर सर्किट डायग्राम इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। ओके, अगर एक तरफ लेफ्ट है और एक तरफ राइट है तो जरूर बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर रिफ्लेक्शन 0 होगा। उस पॉइंट को हम ट्रायल एंड एरर से निकाल लेंगे। ये हमने यहां से निकाल लिया और ये इसकी जो भी लेंथ यहां से आ गई, दैट लेंथ इज L1। ये हमने उसको नोट किया, द लेंथ इज L1। ओके, इसको हमने अपने टेबुलेट करके नोट कर लिया। नाउ व्हाट डज दैट गिव्स अस? That gives us E1 is equal to rho into L1. ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला की यहां से निकाला, निकालने से E1 डिस्कनेक्ट हो गया और इस की को यहां लगा दिया, E2 कनेक्ट हो गया।
E2 कनेक्ट हुआ, अगेन उसको रिपीट किया और नल पॉइंट को ढूंढा। अब लेंथ डिफरेंट आएगी, सपोज अब लेंथ आई L2, तो E2 की वैल्यू कितनी हुई, रो इंटू L2। ओके, बस आपको L1 और L2 दो बार ऐसा निकालना है। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रो L1 अपॉन रो L2। L1 upon L2, what does it give? E1 upon E2। L1 और L2 ये दोनों हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, इसलिए हम लोग इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो L1 और L2 दोनों ऑब्जर्वेशन की वैल्यू L1 upon L2 करेंगे तो हमको रिजल्ट किसका मिलेगा, E1 upon E2। ठीक है, इसमें से अगर हमको E1 की वैल्यू मालूम है, अगर हमने एक स्टैंडर्ड सेल लिया है, स्टैंडर्ड सेल की ईएमएफ हमको पता रहता है, तो अगर स्टैंडर्ड सेल अभी आपने सीबीएसई के सिलेबस में अभी नहीं है, निकाल दिया गया अभी 2 साल से। स्टैंडर्ड सेल ऐसे सेल होते हैं जिसकी वोल्टेज फिक्स होती है और न कम होती है न ज्यादा होती है। इस तरह के कुछ सेल्स हैं और उससे ही हम दूसरे सेल के ईएमएफ निकालते हैं, ये वाला मेथड यूज करके। सपोज हमने E2 में स्टैंडर्ड सेल लगाया है और उसकी वोल्टेज हमको मालूम है। अब L1 और L2 हमने ऑब्जर्व किए हैं, E2 हमको स्टैंडर्ड मालूम है, तो हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, E1 को। E1 वो वाला सेल है जिसका वोल्टेज हमको नहीं मालूम था और हमने अभी मालूम किया। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट E1 अपॉन E2 विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से दो चीजें आपने देखी, ईएमएफ और कैसे निकालते हैं, रो इंटू एल, दो को कंपेयर कैसे करते हैं, L1 अपॉन L2। लेकिन पोटेंशियोमीटर में सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, दिस इज प्रैक्टिकल, पर आजकल प्रैक्टिकल पे बहुत एम्फेसिस है, सो आई एम टेकिंग इट इन थ्योरी क्लासेस। इसमें जो सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, when we have a device known as voltmeter, which is very convenient। एक छोटी सी डब्बी है, 2 तार निकले हैं, वो 2 तार को कहीं पर भी लगाइए, उस डब्बी में इंडिकेशन आ जाएगा हाउ मच वोल्टेज इज देयर, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इतना कन्वीनियंट डिवाइस हमारे पास है वोल्टमीटर का, then why should we use potentiometer to find out potential difference between the 2 points? ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जो थ्योरी में हमसे बहुत पूछा जाता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका क्या रीजन हो सकता है। पहली चीज, पोटेंशियोमीटर बहुत प्रिसाइज होता है, आपने देखा है डेसिबल। मैं दोनों तीनों पॉइंट आपको लिखा दूंगा, अब अभी लिखिए मत, थोड़ा समझ लीजिए। वोल्टमीटर में एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है, वोल्टमीटर डज नॉट गिव यू एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग वोल्टमीटर कैसे नहीं देता, उसे देखिए, एक सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हो रही है, ये है 10 ओम और इसमें करंट फ्लो हो रही है सपोज 10 एम्पियर, और हम इसमें ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहते हैं। अगर 10 एम्पियर करंट है और 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो हमारी कैलकुलेशन से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, I इंटू R, 100 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट। अब हमें को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिखाए। हमने इसमें वोल्टमीटर लगाया। वोल्टमीटर कैसे लगाया, ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट से ऐसे 2 तार लिए और ये वोल्टमीटर ऐसे लगा दिया। ये वोल्टमीटर के दोनों तार, एक यहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया। जैसे ही हम ऐसे करते हैं, यहां से ये जो करंट 10 एम्पियर जा रही है, ये इसको एक जंक्शन मिलता है, कुछ करंट इसमें से जाती है और कुछ करंट इसमें से जाती है। क्यों जाएगी, क्योंकि 2 रास्ते पैरेलल, इसलिए कुछ ना कुछ करंट इसमें से जाएगी। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगी, रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा जाएगी। मान लीजिए इसमें 1 एम्पियर करंट जा रही है, अगर इसमें 1 एम्पियर करंट जाती है तो इसमें से कितनी जाएगी, 10 में से 1 इसमें गई, तो यहाँ कितनी जा रही है,
अगर ये 9 एम्पियर करंट जा रही है तो बताइए अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? I इंटू आर 90 वोल्ट। इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना है? 90। और इसने हमको कैलकुलेट करके बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट है। ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा है, क्योंकि 90 वोल्ट है। अभी तो आपने कैलकुलेट किया 9 एम्पियर करंट है और 10 ओम है, 90 वोल्ट है। और इसने बताया कि अभी मैं देख रहा हूं कि वोल्टेज कितनी है, 90 वोल्ट है। पर हम जिस पॉइंट को नापने चले थे उसका वोल्टेज ओरिजिनल कितना था? 100। वो तो इसको लगाया तो इसने 90 कर दिया। तो ये जो 90 वोल्ट इसने हमको रीडिंग दी, ये करेक्ट रीडिंग है या ओरिजिनल से कम हो गई? ओरिजिनल से कम हो गई। सो दिस इज व्हाट ए वोल्ट मीटर डू। जब भी हम वोल्ट मीटर लगाते हैं वो थोड़ी सी करंट खींच लेता है अपने ऑपरेशन के लिए, और इसलिए रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट कम हो जाएगी। अगर ये करंट कम होगी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और उस कम वाले को वो ठीक ठीक नाप के हमको बता देगा, पर वो तो ऑलरेडी कम हो चुका है। इसलिए अगर हम ये बोलते कि ठीक है हम इसमें से करंट नहीं जाने देते, अगर नहीं जाने देते तो ये चलेगा ही नहीं। तो उसको चलाने के लिए करंट भेजना जरूरी है। करंट भेजेंगे तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होना जरूरी है। इसलिए वोल्ट मीटर कभी भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे सकता, बट इट कैन गो वेरी क्लोज टू एक्यूरेट रीडिंग। हम यहाँ पर एक बड़ा हैवी रेसिस्टेंस लगा देते हैं। हैवी रेसिस्टेंस लगाने से ये करंट कम होके हो गई 0.1 एम्पियर ओनली। अब इसमें से कितनी जाएगी? 9.9। अगर 9.9 जाएगी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 99, which is very close to 100, जिसको हम नाप रहे थे। अब ये हमको कितना दिखाएगा? 99, which is very close to 100। हमारा काम चल जाएगा कि इतना बड़ा पोटेंशियोमीटर हम नहीं लगाएंगे, 99 दिखाता है, चलेगा। लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में इज इट एक्यूरेट? आंसर इज नो, इट इज नॉट एक्यूरेट। तो वोल्ट मीटर एज ए प्रिंसिपल हमको एक्यूरेट वोल्टेज नहीं देता, बट इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द एक्यूरेट। इसलिए लैब में सब जगह हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। सो दिस इज वन डिसएडवांटेज ऑफ द वोल्ट मीटर। दूसरा डिसएडवांटेज देखिए, अगर हम किसी बैटरी का ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते। जैसे ही हम उस बैटरी में, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, दिस इज सेल, इस सेल के ये दो टर्मिनल है, यहां पर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो बाहर में लगाएंगे। जैसे ही वोल्ट मीटर लगाते हैं इसमें करंट फ्लो होती है, और करंट फ्लो होके वोल्ट मीटर ये दो पॉइंट में कनेक्ट है। इस दो पॉइंट के बीच का V हमको मिलता है। ये V कितना होता है? E माइनस IR, ये सबने पढ़ा है। ये I की कुछ वैल्यू होगी कि 0 होगी? तो आंसर है I की वैल्यू होना जरूरी है, अदरवाइज वोल्ट मीटर चलेगा नहीं। अगर ये I की कुछ वैल्यू आएगी तो वोल्ट मीटर हमको क्या दिखा रहा है? V की E। वोल्ट मीटर इन दोनों के बीच कनेक्ट है, और ये दोनों क्या है? टर्मिनल। तो ये हमको क्या दिखाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस डज नॉट गिव अस वैल्यू ऑफ E। तो वोल्ट मीटर कभी भी V की वैल्यू देता है और कभी भी E की वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि E की वैल्यू के लिए I क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और 0 होगा तो वोल्ट मीटर चलेगा। इसलिए कभी भी हमको ईएमएफ नापने के लिए वोल्ट मीटर काम में नहीं ला सकते। लेकिन पोटेंशियोमीटर में देखिए, पोटेंशियोमीटर में यहां पर हम L का मेजरमेंट लेते हैं, उस समय करंट कितनी होती है गैल्वेनोमीटर में? उस समय करंट 0 होती है, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। I कितना होता है उस समय? 0। तो V किसके बराबर है? अब V हमने किसके बराबर कैलकुलेट किया? रो L1। तो रो L1 हमको किसकी रीडिंग देता है? V की या E की?
ये वो ईएमएफ इसने हमको नाप के दिखाया जो कि वोल्टमीटर नहीं नाप सकता। दिस इज वन एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। ठीक है, ओके, दोनों एडवांटेज नोट करिए, लिखिए। एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। नंबर 1, potentiometer work on the basis of potentiometer work on the principle of balancing system, balancing system। ब्रैकेट में लिखिए जीरो करंट सिस्टम, which is a better way of measurement, which is a better way of measurement। It can measure EMF, it can measure EMF of a cell while voltmeter cannot measure EMF. Voltmeter cannot measure EMF. Full stop. Second, potentiometer is a very sensitive, potentiometer is very sensitive, accurate and precise. Sensitive, accurate and precise device compared to voltmeter. Compared to voltmeter. Correct? ये इतना सेंसिटिव और प्रिसाइज होता है कि ह्यूमन बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, हमारे ब्रेन और स्किन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिससे सेंस जाता है। हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, यहाँ से करंट जाती है और करंट किधर से किधर फ्लो होती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, देयर हैज टू बी पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of the nerves is very small। ये माइक्रो वोल्ट के लेवल का होता है। वोल्टमीटर को तो इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन पोटेंशियोमीटर नाप लेता है। तो पोटेंशियोमीटर इज सो प्रिसाइज। तो ये पोटेंशियोमीटर से ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम के वोल्टेज हम नाप सकते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट पोटेंशियोमीटर। लेकिन पोटेंशियोमीटर का इतना इंपॉर्टेंस होने के बाद हमारे लिए हमको क्या प्रैक्टिस करना है? तो आंसर है, आपको इसमें एक दो चीजें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। उसमें वो चीज आएगी जो मैंने आपको वोल्टमीटर लगाकर बताई। वोल्टमीटर लगाने से इसका पोटेंशियल कम हो रहा है। ये वाली जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, मेंस में हो या एडवांस में, कि अगर हम यहाँ वोल्टमीटर लगाएंगे और एक से ज्यादा रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है 50 ओम, दिस इज ऑल्सो 50 ओम, और यहाँ हमने बैटरी लगा दी 100 वोल्ट। तो बड़े सिंपल सीक्वेंस है, 100 वोल्ट की बैटरी है, 50 ओम यहाँ है, 50 ओम यहाँ, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 50 वोल्ट, और यहाँ का भी कितना होना चाहिए? 50 वोल्ट, दोनों मिला के 100 वोल्ट। अब हमने एक वोल्टमीटर यहाँ लगाया, इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस R है, तो आपको बताना है कि ये कितना वोल्टेज दिखाता है और ये कितना वोल्टेज यहाँ बचता है। ये आपको करके और आप इसको बना सकते। स्टेप्स इसके देखिए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में आप इसको ऐड करेंगे,
एक सिंगल रेसिस्टेंस आएगा, वो रेसिस्टेंस लेस देन 50 होगा। जब वो 50 से कम होगा, मान लीजिए वो 40 हो गया, तो अब इनका रेशियो क्या हो गया 50 to 40, तो वोल्टेज का रेशियो भी क्या हो जाएगा 5 to 4। तो ये वोल्टेज अब 5 to 4 रेशियो में आ जाएगा, जैसे 55-44, 55-45 इस वोल्टेज में आएगी। तो ये कितना दिखाने वाला है आपको 45। समझ में आया? ये न्यूमेरिकल आता है। इसलिए जितनी चीजें आ जाई हैं सबको आपको ध्यान देना है। इसके न्यूमेरिकल्स काफी डिफिकल्ट होते हैं, तो अगली क्लास में हम लोग इसके एक दो न्यूमेरिकल्स भी करके देखेंगे एंड विल फाइंड आउट कि पोटेंशियोमीटर से किस तरह हम पोटेंशियल नाप सकते हैं। ओके, तो इसमें एक चीज और आती है, दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस। सो हाउ टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस उसके अंदर होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट, लेकिन पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है। पोटेंशियोमीटर के दो प्रैक्टिकल हैं, वन इज टू फाइंड आउट E1 upon E2 एंड अदर इज टू फाइंड आउट इंटरनल रेसिस्टेंस। कनेक्शन इसका इस तरह से होगा, हियर इस बैटरी के साथ में जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है, इसके पैरेलल में यहां पर एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स, और यहां से कुछ गैल्वेनोमीटर, देयर इज अ स्विच हियर, okay, this is the connection to find out internal resistance, small r। इसकी वर्किंग देखिए। फर्स्ट स्टेप, with this connection find out null point when only this cell is in the connection। ये अभी रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट नहीं है, so only cell is in the connection and we find out length, let the length be L1। then what is our reading? Our reading is E is equal to rho into L1। okay, L1 is the null point distance यहां से आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको यहां पर कनेक्ट कर देते हैं और इसमें से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज R। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो होगा वो तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R, इसमें से हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाला R। जब हम इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, यहां से ऐसे करंट फ्लो होने वाला है। नाउ देयर इज ए करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ध्यान दीजिए, जब ये कनेक्ट नहीं था, इसका हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया था, उस समय इस बैटरी में से कितनी करंट जा रही थी? आंसर है 0 जा रही थी। अब इसमें से ये रेजिस्टेंस वाला सर्किट हमने कंप्लीट किया, तो इसमें से कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रही। फिर से हमने इसका यहाँ पर नल पॉइंट ढूंढा और ये नल पॉइंट जो कि पहले L1 पे आया था, अब दूसरी बार ये यहाँ जाकर आता है और ये डिस्टेंस है L2। अगर ये डिस्टेंस L2 आता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? रो L2। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर है? रो इंटू L2। ये किसकी वैल्यू है? V। अब ये वैल्यू E है और ये वैल्यू V है। क्यों? पहली बार जब हमने रीडिंग ली थी, इसकी करंट क्या थी? 0। जब करंट 0 होती है तो V की वैल्यू किसके बराबर होती है? E के बराबर होती है, इसलिए हमने इसको E लिया। लेकिन अगर सर्किट में करंट हो तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। उस समय हमको रीडिंग किसकी मिलती है? V की रीडिंग मिलती है, तो ये V की रीडिंग है रो L2।
इस तरह से हम E और V दोनों की ये रीडिंग निकाल लेते हैं। ये दोनों की रीडिंग निकालने के बाद R का एक फॉर्मूला है, किसी को याद है? ये R का फॉर्मूला क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ? ओके, किसी को याद नहीं है? ये हम लोगों ने पहले किया था, और जिस दिन किया था उस दिन मैंने बोला था कि इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओके, फिर से इसको कर सकते हैं, फिर निकाल कर तो ये कैलकुलेशन ये सबको मालूम है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर या E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, और इससे ये वाली इक्वेशन बनती चली गई। सो R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। अब E अपॉन V, ये जो R की वैल्यू है E अपॉन V माइनस 1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। E अपॉन V हमने किया, किसके बराबर आया? L1 अपॉन L2 माइनस 1। हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया है? L1, L2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ये तीनों हमारे ऑब्जर्वेशन के पॉइंट थे, इसलिए इन तीनों की रीडिंग इसमें रखने से इंटरनल रेजिस्टेंस R की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये वाला एक्सपेरिमेंट ऐसे दिखने में डिफिकल्ट दिखता है, बट इट्स वेरी इजी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रिपीटिशन करके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन नहीं करने पड़ते। तो बाकी में आप 5-5, 6-6 ऑब्जर्वेशन करते, हियर यू डू ओनली वन, दूसरा नहीं, एक ही बार करेंगे आगे। एक L1 निकालना है, एक बार L2 निकालना है, एंड दैट्स ऑल। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर आपने वाकई इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया और एग्जाम में आया है तो आधे घंटे में आपका ही बन गया। इट इज सो इजी। ओके, सो दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, फिर से एक बार मिला लीजिए। इन ए पोटेंशियोमीटर a cell of EMF 1.2 volt gives a balance point at 30 centimeter length. This cell is now replaced by another cell of unknown EMF. The ratio of E1 upon E2 of the two cells is 1.5. Calculate difference in the balancing length of the potentiometer wire in the two cases. ठीक है? तो एक में लेंथ कुछ L1 होगी, दूसरे में L2 होगी। इन दोनों के बीच लेंथ का कितना डिफरेंस है? दैट इज L1 माइनस L2 और L2 माइनस L1। ये आपने निकाल कर बता। ओके, अब क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, अलग अलग इक्वेशन बनाकर टेस्ट करिए कैसे बनता है। हाँ जी, ये दिख रहा है। एक सेल का EMF 1.2, L1 30, E1 अपॉन E2 इज 1.5, फाइंड L2। आंसर इज 10, करेक्ट। ओके, क्या आपने फॉर्मूला सेट किया? ये सर्किट का एक पार्ट है। ए और बी से दो तार निकाल के पोटेंशियोमीटर में हमने बैलेंस किए, उसमें लेंथ कितनी लगी हमको? 300 सेंटीमीटर। लेकिन जब ए और सी पर हम बैलेंस करते हैं on connecting same potentiometer A and C, the balancing length is 100 centimeter. Calculate E1 and E2. Okay. Calculate E1 upon E2.
रेशियो। लेंथ को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? रो इंटू एल। तो अगर हमको लेंथ दी है तो ये मान के चलिए कि आपको वोल्टेज दी है, इसको सिर्फ हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? रो से। ये क्या बन गया? वोल्टेज। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 300 रो। अब ए और बी के बीच हमारे डायग्राम के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E1। तो E1 किसके बराबर हुआ? ये, ठीक है, ओके। अब ए और सी इसके बीच में पोटेंशियोमीटर के अनुसार कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 100 रो। हमारे अनुसार कितना है? डायग्राम के अनुसार ए से लेके सी तक जाइए। E1 प्लस क्यों? सेल की पोलैरिटी देखिए, ये सीरीज में है प्लस और माइनस उल्टे। तो ये वाला अगर प्लस E1 है तो ये वाला माइनस E2। ये दिख रहा? ये करंट को इधर फ्लो करता है जबकि ये करंट को इधर फ्लो करता है। सो EMF कितना होगा? E1 माइनस E2। किसके बीच? ए और सी के बीच। तो ये किसके बराबर है? E1 माइनस E2। बस अब बना लीजिए। अब तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसमें इसको डिवाइड करिए, दैट विल बी कन्वीनियंट। आप जैसे भी करिए आ जाएगा, अरे मल्टीप्लाई करिए या जो भी करो, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के होते हैं, पर सीबीएसई में इसी तरह के क्वेश्चन